आज हमें मानव के जो व्यवसाय है उसमें प्राथमिक व्यवसाय में पांचवा जो उसका प्रमुख व्यवसाय है कृषि, वो पढ़ना है। इससे पहले जो हम हैं चार इसके प्रकार हैं वो पढ़ चुके हैं। पशुचारण पढ़ लिया हमने और संग्रहण पढ़ लिया और जो है हमने आखेट पढ़ लिया। आज हमें क्या पढ़ना है? कृषि। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसके अंदर कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब ज्यादा जो लोग हैं प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कृषि कार्यों करते हैं। इसके अलावा भी अन्य व्यवसाय हैं प्राथमिक व्यवसाय में। इसमें सबसे प्राचीन जो व्यवसाय है वो है आखेट। उसके बाद जो है संग्रहण है, लकड़ी काटना है, और उसके बाद जो है पशुचारण है, और आज हमें जो है कृषि पढ़ना है। तो कृषि जो है प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सबसे अधिक प्रचलित व्यवस्था है। मतलब सबसे ज्यादा लोग जो हैं इसका अनुसरण करते हैं, इस क्रिया को करते हैं। कृषि ने मनुष्य को स्थायित्व आवास प्रदान किया। हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं और एक बार फिर वापस पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है बोर्ड के अंदर भी, 2015 के अंदर और 2016 के अंदर ऐसे प्रश्न पूछा गया था राजस्थान बोर्ड के अंदर कि कृषि ने मानव को स्थायी करने के लिए प्रेरित किया, स्पष्ट कीजिए, या कैसे। इसके ऊपर टिप्पणी जो है वो पूछी गई है। इसको देखिए आगे। कृषि द्वारा संपूर्ण विश्व की 72% खाद्य आपूर्ति की जाती है। जिस प्रकार हम कल पढ़ रहे थे मछली पालन, तो मछली जो पालन है उससे विश्व की 3%, विश्व में जितना खाद्यान्न की आवश्यकता होती है उसमें से 3% जो खाद्यान्न की पूर्ति करती है वो मछली से होती है। वही कृषि कार्यों से जो उत्पन्न उत्पाद होते हैं, जो फसलें वगैरह होती है, वो जो है संपूर्ण खाद्यान्न का 71% जो भाग है उसे पूरा करती है। यह विकासशील देशों की प्रमुख व्यवस्था है। विकसित और अविकसित देश तो इसको काम में लेते ही हैं, लेकिन जो विकासशील देश है उसके लिए सबसे प्रमुख व्यवस्था जो है या प्रमुख जो व्यवसाय का आधार है वो क्या है? कृषि है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। विश्व के अंदर जिस जिस प्रकार की भौतिक या पर्यावरणीय विशेषताएं जो है या उसके जो प्रभाव है वो उसके साथ सामाजिक और आर्थिक दशाएं जो है वो भी कृषि कार्य को क्या करती है? प्रभावित करती है। इस कारकों के प्रभाव से कारण संसार की विभिन्न जो कृषि प्रणालियां हैं वो देखी जा सकती है। निम्न जो कारक हैं भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन कारणों के आधार पर, इन कारकों जो है इनके आधार पर कृषि की विभिन्न जो व्यवस्थाएं वो देखी जा सकती है। उसके अंदर सबसे पहला जो कृषि का प्रकार है वो स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि को हम देखें तो इससे पहले हमने जो है जब दूसरा अध्याय पढ़ा जिसके अंदर विश्व की प्रमुख जनजातियां थी, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो जनजातियां हैं वो इधर उधर बदल के कुछ समय के लिए, जिसे हमने जूमिंग कृषि कहा, जिसे हमने वालरा कहा, वही कृषि जो है स्थानांतरित कृषि है। इसको देखिए, कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप जो है वो स्थानांतरित कृषि है। मतलब एक स्थान पर कृषि की 2-4 साल बाद वहां से उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हुई तो वापस ऐसा नहीं कि उसके अंदर जैविक खाद वगैरह डालेंगे, किसी अन्य स्थान पर गए, वहां के वन और जो लकड़ियां थी उसको साफ किया और वहां पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। मनुष्य मुख्यतः ये जो इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि है ये उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर की जाती है। यहाँ वनों को जलाकर भूमि को साफ किया जाता है और उस स्थान पर आदिम जनजाति द्वारा कृषि की जाती है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न है। भूमि को जो यहाँ पर वन होते हैं उनको जला दिया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है और फिर वहां पर कृषि कार्य किया जाता है। इसकी जो विशेषताएं उसको हम देख सकते हैं स्थानांतरित कृषि की। देखिए स्थानांतरित कृषि की जो विशेषताएं हैं उसके अंदर ये बोए गए खेतों के आकार बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि वनों को साफ करके जला के लकड़ियां जो वहां पर पेड़ पौधे उनको जला के कुछ सफाई करके की जाती है, तो यहाँ जो वन होते हैं उनका आकार जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद पुरानी जो है कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि से की जाती है। इसके अंदर तकनीक जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, या नई जो आधुनिकता के जो औजार हैं उनको काम में नहीं लिया जाता है। 2-3 वर्षों में भूमि में उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र नए सिरे से खेती जो है वो की जाती है। 2-3 साल बाद वहां पर अगर 2-3 फसलें ली जाती है तो जो भूमि है उसका उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है, उत्पादन क्षमता उसके कम हो जाती है, तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और अन्य क्षेत्र में जाके फिर वापस से क्या की जाती है? कृषि कार्य नए सिरे से शुरू किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को भारत के अंदर जूमिंग कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार की कृषि को भारत के अंदर जूमिंग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको के अंदर मिल्पा, और मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर इसको लदान तथा वियतनाम में रे कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर सुमेलित करो भी दे सकते हैं। इधर एक तरफ देश का या स्थान का नाम दे दिया और इस तरफ स्थान कृषि का नाम दे दिया और उसे आपस में सुमेलित करने के लिए भी प्रश्न जो है वो बन सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, या पूछ भी सकता है कि जूमिंग क्या है, लदान क्या है और रे क्या है। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि जूमिंग अगर आ जाए तो भारत के जो पूर्वी राज्य है इसके अंदर स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? जूमिंग कहा जाता है। वही मध्य एशिया और मेक्सिको के अंदर मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर लदान और वियतनाम के अंदर से रे के नाम से जाना
जाता है। ये कृषि अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन व पूर्वी समूह के अंदर जो है की जाती है। वर्तमान में इसमें धान, स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन आदि फसलें जो है वो उत्पादित की जाती है। कहाँ की जाती है? अमेजन नदी के बेसिन में की जाती है, कांगो बेसिन में की जाती है और पूर्वी समूह में की जाती है। इसको देखिए, ये एक वन क्षेत्र है। यहाँ पे जो पुराने पेड़ थे, इन पेड़ों को जला दिया गया है। अब इसकी सफाई की जाएगी और फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा? कृषि कार्य किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वन है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल। इस जंगल की लकड़ियां जो है वो काट दी जाती है, जला दी जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है। और कृषि करने के बाद उसकी उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो उस क्षेत्र को परे छोड़ दिया जाता है और अन्य किसी स्थान पे जाके वापस से कृषि कार्य किया जाता है। ये कृषि का कौन सा रूप हुआ? पहला स्थानांतरित कृषि। अब दूसरी जो कृषि आती है वो है आदिम स्थानीय कृषि। इस आदिम स्थानीय कृषि को हम देखें तो देखिए, धीरे धीरे स्थानांतरणशील कृषि के स्थान नए स्थायित्व ग्रहण कर लिया। जो स्थानांतरित कृषि होती थी, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान के ऊपर जाके नई शुरुआत, नए सिरे से वहां कृषि का कार्य शुरू करना, तो धीरे धीरे वो कृषि जो है वो समाप्त हो गई और जो मनुष्य था उसने क्या कर लिया? स्थायी रूप से इस कृषि कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी जो कृषि है इसे आदिम या स्थायी कृषि, आदिम स्थायी कृषि कहलाई। इसी कृषि को जो है आदिम स्थायी कृषि के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं, जिस प्रकार हमने स्थानांतरित कृषि की कुछ विशेषताएं पढ़ी, उसी प्रकार इस आदिम कृषि की भी कुछ विशेषताएं है। देखिए कौन कौन सी विशेषता है? भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। उसके अंदर मिट्टी की जुताई ढंग से की नहीं जाती है, केवल जंगलों को जला के भूमि को साफ करके वहां पर बिजाई कर दी जाती है। जबकि इसके अंदर जो है मिट्टी की जुताई जो है वो ढंग से की जाती है, क्योंकि एक प्रकार से क्या हो गई, ये स्थायी कृषि हो गई। ठीक है। उपलब्ध जल का प्रयोग कर सिंचाई भी की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर स्थानांतरित कृषि होती है, उसके अंदर सिंचाई कम की जाती है, केवल वर्षा के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आदिम स्थायी कृषि है इसके अंदर सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी इसमें पनप जाते हैं। इस कृषि के साथ साथ अन्य जो व्यवसाय हैं वो भी इसके साथ किए जाते हैं। उत्पादन अगर ज्यादा होता है तो मनुष्य खुद की आपूर्ति के अलावा भी जो है उसको बाजार के अंदर सेल करता है और उससे जो उसे पैसा प्राप्त होता है उससे वो अन्य आर्थिक क्रियाएं भी करता है। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, मतलब मिश्रित कृषि हो गई। एक प्रकार से कृषि और पशुपालन दोनों किए जाते हैं। पशुओं का प्रयोग जो है खेतों की जुताई में, परिवहन में किया जाता है। इस कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज के देशों में मिलता है। इसको हम जो है चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पहले चित्र के अंदर दिखाए गए किसान हैं, वो कार्य कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, इन्होंने स्थायित्व ले लिया, इसमें स्थानांतरित कृषि नहीं है। और इधर कई सारे कार्य कृषि कार्य के अंदर किए जाते हैं। भूमि की सफाई करना, जुताई करना, बिजाई करना, उनकी सिंचाई करना, फसलों का कटाई करना, उसे परिवहन करना, वो सब दर्शाए गए हैं। इसके बाद कृषि का जो तीसरा प्रकार है वो है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या है? वैसे तो कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में ही हुई थी। मनुष्य जब पहले शिकार करता था, शिकार से उसकी उद्रपूर्ति नहीं होती थी, तो धीरे धीरे उसने क्या किया? कृषि का कार्य शुरू किया और पशुपालन शुरू किया। उसके पास खुद बीज थे, उन बीजों को उसने नदी के किनारे वाले क्षेत्रों के अंदर बोया, उनकी सिंचाई की पानी की आवश्यकता होने पर, और कृषि कार्य किया तो उससे उसका जो है उदरपूर्ति होती थी, वो उससे जीवन यापन के लिए, अपनी खाद्यान्न आपूर्ति के लिए करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ देखिए, लेकिन यह कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई। पहले तो उसने जीवन यापन के लिए किया था, लेकिन बाद के अंदर जब उसके उत्पादन ज्यादा होने लगा और उसने उसका व्यवसायीकरण किया, बाहर बाजारों के अंदर जो है उसके संसाधन उपलब्ध, उससे प्राप्त जो अनाज वगैरह कुछ होता था उसे बाजारों में उपलब्ध कराया, तो उससे उसका क्या हो गया? एक प्रमुख रोजगार का साधन हो गया। जब मनुष्य की भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी तो कृषि का यह प्रकार जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लगा। केवल पहले तो उसकी जो भोजन की आवश्यकताएं थी, लेकिन भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताएं, उनके जो उत्पाद है उसको बेच के जो उससे पैसा प्राप्त होता था उससे उसकी पूर्ति होने लगी। तो इस कृषि को किस नाम से जाना गया? जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना गया। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो निम्न है। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं देखिए। ये कृषि का स्थायी रूप है। इससे पहले वाला जो पढ़ा हमने आदिम कृषि से पहले, वो भी इसका स्थायी रूप था, लेकिन ये कृषि का स्थायी रूप है। अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पर कई की जगह की जाती है, कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये कृषि का स्थायी रूप है तथा अनुकूल प्राकृतिक दशाओं, जहाँ पर आदर्श जो परिस्थितियां होती हैं, प्रतिकूल में नहीं, विषम परिस्थितियों में नहीं, जो अनुकूल प्राकृतिक दशाएं होती हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनता से उपयोग किया जाता है, मतलब उसी क्षेत्र के अंदर एक से अधिक फसलें जो है वो उत्पादित की जाती है। कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। देखिए वर्ष के अंदर
जो उसकी सिंचाई करके या उनको खाद वगैरह डाल के उसका उपजाऊ बढ़ा के 2 या 3 प्रकार की जो है वहाँ पे फसलें 2 या 3 फसलें एक ही चक्र के अंदर ली जाती है। रबी की, खरीफ की और जायद की जो फसलें होती है वो तीनों प्रकार की फसलें जो है इस प्रकार की कृषि के अंदर ली जाती है। भूजोत जो है वो छोटे आकार के और छितरे हुए होते हैं। भूमि के जोत मतलब खेत जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और छितरे हुए होते हैं। इसके बाद देखिए उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग द्वारा उत्पादनता जो है वो इनकी बढ़ी है। इसके बाद सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा फसल चक्र का अनुसरण किया जाता है। फसल चक्र मतलब फसल को बदल बदल के बोना। ऐसा नहीं है कि एक बार ज्वार बोले तो अगले बार भी ज्वार हो जाए, धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन करना। इस बार ज्वार हुई है तो अगले बार जो मूंग वगैरह हो गई, मक्का हो गई या गेहूं, जो भी अलग अलग फसल जो है वो परिवर्तन करके उसके अंदर बोया जाना। सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। इसके अंदर जो है वाणिज्यिक और व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों का जो उत्पादन ज्यादा होता है। इस प्रकार की कृषि जो है मानसूनी एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि जो है वो 2 प्रकार की, तो चावल प्रधान निर्वाह कृषि और दूसरी है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। चावल प्रधान जो निर्वाह कृषि है उसको तो जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है और गेहूं प्रधान जो है उसको 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में उसको वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर की जाती है। इसको भी हम जो है चित्र के माध्यम से देख सकते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किस प्रकार की है। इसके बाद विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है उसको हम देखें। जब जीवन निर्वाह कृषि के विस्तृत निर्वाहन का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से किया जाने लगा। पहले तो केवल जीवन के निर्वाह के लिए था, लेकिन इसे और विस्तृत रूप से निर्वहन के रूप में काम में लिया जाने लगा। अधिक उत्पादन करने लगा। व्यापारिक उद्देश्य से अगर किसान ने जो है इसका उत्पादन शुरू किया तो ये वाणिज्यिक और व्यापारिक दृष्टि से जो है कृषि का कार्य विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ने ले लिया। इसकी विशेषताएं जो निम्न है। किस प्रकार की कृषि भूजोतों पर की जाती है, क्योंकि विस्तृत भूजोतों पर बड़ी क्षेत्र के अंदर है। इस प्रकार की कर लेना यहाँ पे किस प्रकार की है। इस प्रकार की जो कृषि है विस्तृत भूजोतों वाले क्षेत्रों के अंदर की जाती है। इसका क्षेत्रफल प्राय 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। ठीक है, 250 से लेके 1600 हेक्टेयर तक जो है इस प्रकार की कृषि का जो क्षेत्र होता है, इतने बड़े क्षेत्र पे एक साथ कृषि की जाती है। खेत तैयार करने और फसल कटाई तक समस्त कार्य जो इसमें इतना बड़ा क्षेत्र है तो हाथों से तो कर नहीं सकता, मजदूर कर नहीं सकते, तो सारा ये जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, विनोअर आदि प्रमुख इसके जो है यंत्र हैं। इस प्रकार की कृषि की मुख्य जो फसल है वो गेहूं, जौ, जई, लाई, तिलहन आदि फसलें बोई जाती है। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मानवीय श्रम का जो है उपयोग बहुत न्यूनतम होता है। केवल मशीनों के संचालन के लिए मनुष्य का श्रम जो है उसके अंदर काम आता है। बाकी शेष सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उपज कम तथा प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। देखिए या सारा काम मशीनों से किया जाता है तो जो मशीनें जहाँ चलेगी उनके टायरों के नीचे या जहाँ जहाँ मशीनों का जो है वो आएगा तो उसके स्थान पर जो है फसलें कम होती है। तो ऐसे के अंदर उपज तो कम होती है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यूरेशिया में स्टेपीज जो यहाँ पर घास के मैदान है शीतोष्ण, उनमें उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पम्पास, अफ्रीका के अंदर जो है वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदानों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। जितने क्षेत्र हैं ये किस प्रकार के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज, प्रेरीज, पम्पास, वेल्डस, डाउन्स और कैटरबरी, इन सब क्षेत्रों के अंदर जो है कृषि की जाती है। इन कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जनसंख्या कम थी तो भूजोत जो है वो बड़े बड़े थे, विस्तृत थे। 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसके ऊपर इस प्रकार कृषि की जाती थी। लेकिन निरंतर जनसंख्या के बढ़ने से और भूमि का बंटवारा होने से उनकी जोतों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है और इस जनसंख्या जो वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है। इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित हैं। इस प्रकार की कृषि ये सभी विकसित राष्ट्रों के अंदर ही की जाती है, क्योंकि विकासशील जो राष्ट्र है वहां पर जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है और ज्यादा जनसंख्या होने से भूमि का विभाजन ज्यादा लोगों के अंदर हुआ और छोटे छोटे जोत हो गए। इस कृषि में यंत्रीकरण जो है यंत्रीकृत और उच्च तकनीक आधारित कृषि है। इसके बाद हम इसका जो है चित्र
ये कृषि जो है यंत्रीकृत और उच्च तकनीक आधारित है, ये इसकी विशेषता है। इसके अंदर मनुष्य, हमने इससे पहले पढ़ा कि श्रम की आवश्यकता, मनुष्य का जो श्रम है वो न्यूनतम होता है, और इसके अंदर क्या है, कृषि यंत्र जो है और उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हम देख सकते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि बड़ा सा क्षेत्र है, इसके अंदर किसी प्रकार का विभाजन नहीं है, और इसके अंदर पूरा काम मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। बिजाई से लेके कटाई, इसकी जो निराई गुड़ाई सब कुछ होती है वो मशीनों के द्वारा होती है, जो है मशीनों के द्वारा होती है। मनुष्य का इसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं होता है, और होता भी है तो केवल यंत्रों के संचालन के लिए जो है मनुष्य इसके अंदर कार्य करता है। इसके बाद इसके जो अन्य प्रकार हैं, बागायती कृषि, ट्रक कृषि, दूध कृषि, ठीक है, डेयरी उद्योग वगैरह, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।